देखो एक टॉपिक हमने किया था एमसीक्यूज का, इस पे एक सेशन किया था हमने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। अब दूसरा एमसीक्यू सेशन है, इट इज रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी। हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल हमने पढ़ा, इकोनॉमी में दो पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड हमने उसको कंप्लीट भी किया और हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डील करता है, और फिस्कल पॉलिसी जो है इस पे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आज हम करेंगे एक एक करके। अब पहला ही क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, जो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी है वो कौन बनाता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वेरी गुड। यहाँ पे इंडिया में जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्क मीन्स फाइनेंस, राइट, फिस्क मीन्स फाइनेंस। इसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट का, जैसे बजट है हमारा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, हमने बजट का फॉर्मुलेशन भी पढ़ा, डिफरेंट स्टेट्स उसके, और टैक्सेशन जो है हमारा, टैक्स कितना क्या आएगा, वो सारा कुछ फिस्कल पॉलिसी में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है और ये डील करता है किसके साथ? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, मनी सप्लाई कितनी ज़्यादा कितनी कम करनी है उस चीज़ के साथ। उसके बाद आता है सभी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन भी हमने पढ़ा था परसों, ये बना था मार्च 1950 में, और ये अब इसको एबॉलिश भी किया गया। अब हमारे पास नीति आयोग है, और जो प्लानिंग कमीशन है ये क्या हमें करता था कि हमें 5 ईयर प्लान्स देता था, 5 ईयर प्लान्स बनाता था, राइट, ओके। अब फिस्कल पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, राइट। दिस इज द राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। सो यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन हियर। द डिपार्टमेंट ऑफ, क्योंकि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसमें 5 डिपार्टमेंट्स है, right? The Department of Economic Affairs under Ministry of Finance is the nodal agency of the Union Government to formulate and monitor country's economic policies and programs having a bearing on domestic and international aspects of economic management. ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है यही डील करता है इसके साथ, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following are indirect taxes levied by center and state? ये टैक्सेस के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शंस आर एक्साइज टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, दिस सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। विच वन इज इनकम इनडायरेक्ट टैक्स? वेरी गुड। अब देखो ऑप्शंस बताओ पूरे। अगर आप देखोगे, मैंने आपको टैक्सेस जो पढ़ाया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क बताई थी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे जो टैक्स का इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन, और जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग लोगों पे होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपकी कुछ इनकम है उस पर आपका टैक्स लगता है और आपको ही देना पड़ रहा है, दैट मींस इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। अब आप पे टैक्स लग रहा है लेकिन आप वो कस्टमर से ले रहे हैं, तो वहां पे दो अलग अलग लोगों पे है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे हमारा सर्विस टैक्स जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो आपके इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो आपकी इनकम पे लगता है, आप ही दे रहे हो। जीएसटी जैसे होता है वो लग किसी पे रहा है, मर्चेंट पे लग रहा है, लेकिन वो उससे क्या होता है, उससे चीजों की कीमतों में इजाफा होता है, वो कस्टमर से लिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अब देख सकते हैं इनकम टैक्स क्या है, मैंने आपको लिखा है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो एलिमिनेट द ऑप्शन 4 and 5. Option 4 and 5, 4 is here, so this will not be answer because 4 and 5 are the example of direct taxes. 4 is here, this will not be the answer. And yes, excise, custom and service tax, these are the indirect taxes, right? और सर्विस टैक्स की एग्जाम्पल जीएसटी, और जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया? 101st एम। और जीएसटी काउंसिल जो है सेटअप हुआ, उसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 279A। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, शाबाश। सो ऑप्शन बी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर हेयर, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्साइज टैक्स
custom duty and service tax are all indirect taxes, while property tax and income tax are direct taxes. Okay, next question. Which of the following are types of budget? Capital budget, revenue budget. Only one, only two, one and two, neither one nor two. हाँ? असल में ये ऐसे क्वेश्चन है कि बजट में दोनों होते हैं, रेवेन्यू पार्ट भी और कैपिटल। हमने परसों पढ़ा बजट का, है ना, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। और जहां पे आपका एसेट क्रिएट हो रहा है या एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी ज्यादा हो रही है, लायबिलिटी कम होती है, वो कैपिटल के साथ। जहां मैंने आपको बोला था जहां पे भी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस आ जाती हैं, एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आती है, वो कैपिटल में हम रख रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीट हो, जहां पे एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहे हैं वो हम रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रख रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। द रेवेन्यू बजट कंटेन्स ऑल करंट रिसेप्ट्स सच एज टैक्सेशन, dividends of public sector units and expenditure of the government. The capital budget consists of all the capital receipts and expenditures such as domestic and foreign loans, loan repayment, foreign etc. For example, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी रेवेन्यू बजट की और कैपिटल बजट की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेशन, आप गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, कौन दे रहा है टैक्स? लोग दे रहे हैं। और जब वो लोग जो भी टैक्स दे रहा है ना, उस इंसान को टैक्स के बदले में कुछ नहीं मिलता है, और वो नहीं बोल सकता है गवर्नमेंट को मैंने आपको टैक्स दिया मुझे ये दो। टैक्स मतलब होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो अगर अमीर कोई टैक्स दे रहा है, उसे गवर्नमेंट स्कूल बना रहा है, अब मुझे पता वहां पे अमीरों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं गरीबों के, वहां पे गरीबों के पढ़ रहे, तो टैक्स इज अ वन साइड, वन टाइम एंड वन साइड ट्रांसफर। आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आप कोई चीज नहीं वहां से खरीद सकते हो, आप दे रहे हो ये, ठीक है। आप में ना इस टैक्सेशन का इनकम आने से गवर्नमेंट के जो एसेट्स है या लायबिलिटी है कोई चेंज नहीं आई, ये पैसा आया गवर्नमेंट के पास। अब अगर आप लोन ले रहे हो, आप गवर्नमेंट के पास वो भी पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट लोन ले रहा है, हमारा गवर्नमेंट कहीं से बड़ा सा लोन लेगा, पैसे आए, वो हम कैपिटल रिसीट में रखेंगे, वो हम रेवेन्यू रिसीट में नहीं रखेंगे। क्यों? जब आपने पैसे आए मगर ये लोन के पैसे, आपको लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपको उसको वापस करना है। या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंपनी बेच दी, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बेच दी, उसके पैसे आए, तो वो किस में हम रखेंगे? वो कैपिटल रिसीट में रहेंगे, क्योंकि आपने कंपनी जब भेजी ना आपका एसेट कम हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? शाबाश। सो ऑप्शन सी है द राइट आंसर। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन वेरी गुड, यहाँ पे लेकिन सेविंग्स आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट और इंटेंडेड सेविंग्स, सिंपली जब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होगा, इक्वल होगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और ये यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बताया था 3 तरह के बजट में कंडीशंस आती है। एक तो होता है आपका बजट सरप्लस हो सकता है, मतलब आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, खर्चा कम है। और एक डेवलपिंग इकोनॉमी में सरप्लस बजट होना अच्छी बात नहीं होता है। इसका मतलब होता है या तो गवर्नमेंट लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है और अपना खर्चा कम कर रहा है। दिस सीम्स ना, इफ यू आर ए डेवलपिंग कंट्री एंड योर बजट इज सरप्लस, दैट मीन्स आपके पास पैसे ज्यादा कैसे, आप तो अभी डेवलप्ड नहीं है, आपको तो खर्चा करना है। सो दैट मीन्स इधर यू आर टैक्सिंग पीपल मोर और यू आर इन्वेस्टिंग और दिस यू आर मेकिंग लेस एक्सपेंडिचर, राइट। सो और दूसरा होता है डेफिसिट बजट, और ये कंडीशन सही होती है एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि डेफिसिट हो गया कम होना, आपकी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, इनकम से खर्चा ज्यादा है, दैट मींस आप खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, सो गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पीपल। बट हाँ, इसमें भी ये होना चाहिए अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसमें ज्यादातर पैसा उस पर खर्च हो, गवर्नमेंट को खुद को चलाने के लिए खर्च ना करे पैसे, गवर्नमेंट किस पे खर्च करे? एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बना रहे हैं, या आप सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, तो आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उससे कल को आपको फायदा भी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, या आप सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट खुद को चलाने के लिए खर्च कर रहा है पैसा, वो सही नहीं होता है। एक्सपेंडिचर अगर होगा भी, डेफिसिट हमारा होगा भी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? इन विच ईयर वाज सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सी इसमें आएगा। हाँ, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड 1994, 1995 आप याद रखना, ऑप्शन बी असल में है।
Which one of the following is a correct statement? Service tax is an. Service tax क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। पहली बात ये है, सर्विस टैक्स इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो जिसपे लगेगा वही देता है। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसपे लगता है वो फिर कस्टमर से ही लेता है, जो कंज्यूम करता है। ठीक है, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, लीविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। All taxes which are personal liability of an SSC come under the direct taxes. जो देगा, जिसपे लगा है वही देगा, वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा। दे इंक्लूड इनकम टैक्स हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, सिक्योरिटी SST जो होता है, या कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। ऑन द अदर हैंड, टैक्सेस विच अ पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम सम अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोप लेने गया, गवर्नमेंट ने सोप ऐसी चीजों पे लगाया टैक्स। अब वो पहले उसने दिया, होलसेलर ने दिया टैक्स, लेकिन वो क्या करेगा, या इंडस्ट्री ने दिया टैक्स, वो इन चीजों का प्राइस बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किस पे आ गया? लोगों के, कंज्यूमर पे आ गया, जो वो चीज खरीदता है, जो चीज कंज्यूम करता है। तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसमें सर्विस टैक्स भी आता है, उसमें कस्टम ड्यूटी भी आएगा, एक्साइज भी आएगा, सर्विस टैक्स भी आएगा। ठीक, सबसे बड़ी एग्जाम्पल GST। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज पार्ट ऑफ। अगर गवर्नमेंट, पब्लिक डेट होता है जब गवर्नमेंट लोन लेता है ना, उस पे जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है? वेरी गुड, ट्रांसफर पेमेंट्स पर द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और हमेशा मैंने आपको बोला, अगर परसों जब हमने बजट पढ़ा, मैंने आपको बोला जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट लोन का, जब आप वो दे रहे हो ना तो तब लोन कम हो जाएगा। लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो, आपका लायबिलिटी कम नहीं हो रहा, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और इंडिया बहुत ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट, पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट देने से ना ही कोई एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही। लायबिलिटी तब कम होगी जब हम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोन का मेन अमाउंट दे रहे हैं ना, वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम खर्च कम करते हैं, क्योंकि जब आप लोन का प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, आपका लायबिलिटी कम हो गया, आपका जो जिम्मेदारी थी आप पे वो कम हो गई। इंटरेस्ट देने से जिम्मेदारी कम नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, दीज पेमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टिव बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब रिसोर्सेज और क्रिएट आउटपुट। एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड, जैसे फाइनेंशियल एड होता है, सोशल सिक्योरिटी, जैसे ये होता है सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, उसको वापस में कुछ नहीं मिल रहा है ना, उससे भी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। Which of the following statements are correct regarding revenue budget? ठीक है, क्योंकि मैंने बोला बजट में दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। सिंपली मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। जब एसेट और लायबिलिटी क्या होता है? एसेट होता है जिससे आपको फायदा आ रहा हो, जिससे आपको इनकम आ रही हो। जैसे आपके पास कार है, अगर आप इसको, ये आपकी है, आप इसको बेचोगे आपको पैसे मिलेंगे। या आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है, आप उसको किराए पे दे सकते हो, तो आपको इनकम आएगी, आप उसको बेच सकते हो, आपको पैसे मिलेंगे, तो वो आपके लिए एसेट है। लायबिलिटी हो गया कर्जा जो होता है, जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको वापस पे करनी है। जैसे आपने लोन लिया है, वो लायबिलिटी है। अब अगर एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट या लायबिलिटी के साथ कोई भी ऊपर नीचे हो रहा है, किसी भी पैसे आने या जाने से, उस वो कैपिटल में पार्ट में रखते हैं। लेकिन अगर एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी पैसे आ रहे हैं, जैसे टैक्स के पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ा, गवर्नमेंट ने लोन से ही पैसे नहीं लिए, ये तो टैक्सेशन के लोग पैसे दे रहे हैं, तो वो रेवेन्यू वाले बजट में हम रख रहे हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि रेवेन्यू बजट में क्या हम रखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर सच एज डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स, लोन रिपेमेंट्स। क्या इसमें लोन रिपेमेंट आएगा या लोन पेमेंट आएगा, या ये इसमें कैपिटल रिसीट्स एक्सपेंडिचर आएगा? बिल्कुल ये नहीं आएगा, ये कैपिटल वाले पार्ट में आएगा, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ द करंट रिसीट्स सच एज टैक्सेशन, है ना, डिविडेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ओनली सेकंड आएगा।
रेवेन्यू बजट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सच एज सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ऑब्वियसली इसमें यही वाला रेवेन्यू बजट में यही आएगा, जो हमारा टैक्सेशन का पैसा आ रहा है ये तो रेवेन्यू बजट में आएगा। तो जो हमारे लोन वोन आ रहे हैं वो उसमें नहीं आएगा, वो कैपिटल वाले पार्ट में आएगा। या फॉर एग्जांपल टैक्सेस के अलावा मैंने बोला नॉन टैक्स पैसा, जैसे फीस होता है हमारा, बहुत ज़्यादा फी होता है, चार्जेस कुछ भी होते हैं, या आप टॉल ये लेते हैं या कोई भी चार्ज आती है, या आप हाँ बिल्कुल वो नॉन टैक्स में आता है ना। एक तो होता है, दो तरह के गवर्नमेंट की इनकम होती है, टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। फिर टैक्स में भी दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो हो गया ये वाला कंप्लीट, ये वाला टॉपिक था। कुछ ही क्वेश्चंस हमने फिस्कल पॉलिसी एंड बजट के रिलेटेड, इसमें हम और करेंगे और क्वेश्चंस, तो बस बेसिक था अभी। इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के भी क्वेश्चंस करेंगे और फिस्कल पॉलिसी और बजट के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये आ जाते हैं एग्जाम में, राइट।